नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्षबिंदल। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित निवेशक सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 67 उद्यमियों को सम्मानित किया है। इसमें 43 बड़े निवेशकों और 24 एमएसएमई उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इस सम्मान समारोह में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग, अध्यात्म और आयुष की भूमि है। वहीं ये अब उद्योग की भूमि भी बन रही है। देश भर से लोग यहां आना चाहते हैं। जनवरी 2020 से अब तक प्रदेश में 15,000 करोड़ की परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। कोरोना जैसी महामारी आने के बावजूद इतना निवेश प्रदेश में आना निश्चित ही बड़ी उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर नीति सुधार व सरलीकरण की दिशा में काफी काम किया गया है। सीएम धामी ने आगे कहा कि हमने उद्यमियों के लिए जो भी जरूरी सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है उसे हम और भी सरलीकरण की दिशा में लेकर के जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि प्रदेश में उद्योग सुचारू रूप से चलता रहे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है। उद्योगों के लिए बेहतर रोड रेल कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोमवार को भू कानून समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 80 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। आज मंगलवार को सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास जमीनों के दुरुपयोग की शिकायतें आई थी, इसलिए हमने भूमि कानून की सिफारिशों की जांच करने का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने कहा कि हम किसी को यहां आने से रोक नहीं रहे हैं, निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जमीन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भू कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो उत्तराखंड के लिए लंबे समय तक काम करने वाले कई लोगों ने मुझसे कहा कि कानून में कुछ संशोधन किए जाएं। हमने इसके लिए एक समिति गठित की थी जिसमें कहा कि भू कानून की सिफारिशों की जांच करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद उत्तराखंड के हित में भू कानून में संशोधन किया जाएगा। और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। उनको जो है जो जिस उपयोग के लिए ज़मीनें जाती हैं उसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ जो जरूरी संशोधन है उन जरूरी संशोधनों को हम लागू करेंगे और जल्दी हम इस पर चर्चा करेंगे जिससे कि हमारे यहाँ की ज़मीनें सुरक्षित रहें। जल जंगल और ज़मीन तीनों पर जो है हमारा पूरा अधिकार है, उस दिशा में हम सख्ती से काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UKSSC पेपर लीक केस की जांच पर सभी से भरोसा करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य में नजीर बनेगी। हमारी चल रही है और जांच बहुत सही दिशा में चल रही है। उसमें रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब तक कि अंतिम व्यक्ति जो उसमें शामिल होगा, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जिससे कि कभी भी कोई भी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने के बारे में करना तो सोचना भी उसके लिए जो है मुनासिब न हो, उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बज गया है। मंगलवार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनावों के लिए नामांकन 8 सितंबर तक चलेंगे। हरिद्वार में जिला पंचायत सदस्य की सीट के लिए नामांकन जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार में और अन्य सीटों के लिए हरिद्वार जनपद के सभी 6 ब्लॉक कार्यालयों में नामांकन चल रहे हैं। अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी नहीं की है, इसलिए पहले दिन नामांकन के लिए कम लोग पहुंचे। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 44 जिले पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए 26 सितंबर को मतदान होगा। 28 सितंबर को मतगणना होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
नामांकन पत्र जमा होंगे। नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा 6 से 8 सितंबर तक पंचायत चुनाव के लिए नामांकन होना है। तो ये आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। 318 ग्राम पंचायतों में चुने जाएंगे 4305 जनप्रतिनिधि और इन पदों पर चुनाव होने वाला है। ग्राम प्रधान 318, ग्राम पंचायत सदस्य 3722, क्षेत्र पंचायत सदस्य 221 और 318 ग्राम पंचायतों में चुने जाएंगे 4305 जनप्रतिनिधि। तो 6 से 8 सितंबर तक नामांकन होगा और ये हम आपको हरिद्वार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी बातें बता रहे हैं जो ध्यान देने योग्य है। 9 से 11 सितंबर के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसी के साथ साथ 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की तारीख है। हरिद्वार पंचायत चुनाव की ये तमाम बड़ी बातें जो ध्यान देने योग्य हैं। 13 सितंबर को प्रतीकों का आवंटन होगा। पंचायत चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसी से नगरों का विकास होता है, गली मोहल्लों का विकास होता है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो बड़े स्तर पर जाकर तो नहीं लेकिन सरपंचों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से सुलझाई जाती है और इसलिए ये पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जनपद हरिद्वार में टोटल जो है 44 वार्ड हैं। इसके लिए करीबन हमने 15, 15 और 14 3 खिड़कियाँ हमने रखी हुई है। और हमारे जनपद हरिद्वार में अभी कल तक की मैं स्थिति आपको बता दूं कि 721 जो नामांकन निर्देशन पत्र हैं वो उनकी बिक्री हुई है। आगे की प्रक्रिया अभी तो फिलहाल 6, 7 और 8 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों का जमा होंगे। 9, 10, 11 को ये नाम निर्देशन पत्र हम लोग चेक करेंगे। 12 को नाम निर्देशन वापसी की डेट है और 13 तारीख को प्रतीक चिन्ह का आवंटन है। इसमें जनपद हरिद्वार में टोटल जो है 44 वार्ड हैं। इसके लिए करीबन हमने 15, 15 और 14 3 खिड़कियाँ हमने रखी हुई है। और हमारे जनपद हरिद्वार में अभी कल तक की मैं स्थिति हरिद्वार जिले में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो वहीं आज से सभी ब्लॉकों में नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रुड़की विकास खंड पहुंचे जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, वहीं साथ में सीडीओ और एडीएम भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जिन नियमों के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव हो रहे हैं और जिसके नामांकन में नियम विरुद्ध ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। लोगों ने जो अधिसूचना जारी की थी उसके मुताबिक 6 तारीख से यानी आज से ये त्रिस्तरीय पंचायत जो हमारे निर्वाचन है इसकी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज इसका फर्स्ट डे है। इसके पूर्व कल हमारे मुख्य विकास अधिकारी ने सभी 6 ब्लॉकों का स्वयं व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करके नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी और आवश्यकता के हिसाब से जो सुधार होने थे उसको करवाया। हम लोग शुरू किया है। सेटिस्फैक्ट और हर अधिकारी और कर्मचारी बल भी तैनात है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन का कार्य चल रहा है। लोगों ने हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं आज सभी ब्लॉकों में आज से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद है। बच चुका है और जो ग्राम पंचायतों के अंदर जो बीडीसी, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य है और जिला पंचायत की जो चुनाव की तैयारियां है वो कर रहे हैं लोग, तो वो अपने नामांकन जमा करने के लिए ब्लॉक के अंदर पहुंच रहे हैं। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुड़की ब्लॉक के अंदर, जहां देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपने पर्चे यहाँ पर जमा करने के लिए आ रहे हैं, नामांकन जमा करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आने वाली 26 तारीख को यहाँ पर जो है मतदान होना है। उसी को लेकर जो तैयारियाँ है वो जोरों शोरों पर है और लोगों की जो लाइनें हैं वो लगातार लगी हैं और अपनी लाइनों में लगकर अपने नामांकन वो जमा कर रहे हैं। वहीं यहाँ के जो आरओ है हमें जी, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की जो तैयारियां है उनकी तैयारियां किस तरह की है और उनसे बात करेंगे कि किस तरह के जो यहाँ पर लाइनें बनाई गई है, जो कितने राउंड में यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है और बीडीसी और जिला पंचायत है वो किस तरह अपने नामांकन जमा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सब जानना चाहेंगे जिस तरह से जो व्यवस्था है वो किस तरह से दुरुस्त की हुई है आप लोगों ने?
आज सुबह 10 बजे से हमारे सारे AROs पूरे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और आज नामांकन पत्र जमा होना शुरू हो गया हमारा। और नामांकन पत्र हमारे मेन गेट में जो अपना लेना चाहते हैं वो वहाँ से बिक भी रहे हैं। प्रक्रिया क्या क्या रखी गई है इस बार, जिस तरह से जो एजुकेशन को लेकर के या फिर बच्चों को लेकर के जो प्रक्रिया थी उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, मतलब किस तरह से उसकी जाँच की जा रही है? उसकी जांच अभी जब हम सारे फॉर्म वापस आ जाएंगे उसके बाद हम 9 तारीख से ये जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और जो हमारे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से उनकी जांच करेंगे। पर्चों को निरस्तीकरण का जो एक कायदा है उसको लेकर के जो उनके नियम बनाए गए हैं, किस तरह के जो नियमावली है वो किस तरह बनाई गई इस बार शैक्षिक योग्यता में भी थोड़ा चेंज किया गया है और क्या कहते हैं 2 बच्चे वाले में भी 25 जुलाई जो 2019 के बाद वालों को छूट नहीं है, उनके जिसके 2 बच्चे हैं और उसके पीछे वालों को छूट है उसमें। और बाकी जो जिस क्या कहते हैं अपना शौचालय वाला और पॉलीथीन फ्री वाला ये सारे चीज़ मांगे गए हैं। हाँ, तो देखना होगा जिस तरह से इनका आरोप साहब का कहना, आरोप साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि जो 2 बच्चों वाला जो नियम है और जो एजुकेशन को लेकर जो 8वीं 10वीं पास की जो बात कही गई है उसको लेकर के अगर कोई ऐसा आता है सामने निकल कर कोई भी नामांकन तो उसको निरस्तीकरण भी यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आने वाले जो 9 तारीख के बाद जब छटाई होगी तो उसमें जाँच में जो भी जाँच के दायरे में जो गलत पाए जाएंगे उनके जो नामांकन है उनको भी निरस्त कर दिया जाएगा। मैं सुनील पटेल, न्यूज़ 1 इंडिया, रुड़की। जिले के अंदर हरिद्वार जिले में आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। आज से नामांकन 9 सितंबर तक चलेंगे और 26 सितंबर को मतदान व 28 सितंबर को काउंटिंग होगी। हरिद्वार जिले में विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से न्यूज़ 1 इंडिया के सब विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला पंचायत के लिए निर्वाचन में प्रक्रिया में नामांकन शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी इनसे समझते हैं। बहुत बड़ी संख्या में इनके साथ दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं। सर, बहुत गंभीरता से ले रही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को और आप स्वयं इस मोर्चे पे सबसे आगे नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे कब आपने पीछे किसी भी मोर्चे पर कब पीछे देखा आपने? मेरी पार्टी ने जिस मोर्चे पर मुझे खड़ा किया आगे ही रहा हूं, मैं कभी पीछे नहीं रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी ने मुझे विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हरिद्वार के लिए मुझे आदेश दिया और आज हरिद्वार में पीछे 5-7 साल में जो काम हुआ, जो देश की आज़ादी के बाद इतने वर्षों में नहीं हुआ, मेरा सौभाग्य है कि लोग बहुत खुश हैं और प्रमाणिक तरीके से हजारों करोड़ रुपए का काम है जो लोग सोचते भी नहीं थे। यदि स्थापनाओं की सड़क, पुल, पुलिया, चिकित्सा, शिक्षा, उसी क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत जमीन आसमान का आज दिल्ली और मुंबई को मात करता है मेरा हरिद्वार। और इसीलिए पूरे हरिद्वार के लोग, चाहे वो बीएसपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, अब वो छोड़ करके इस पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि उनको बात भी सही है। वो कहते हैं हम तो विकास के साथ चलने वाले हैं। अब हमको लगता है मोदी जी उधर बैठे हुए हैं और अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करते हैं और इधर हम स्वयं देख रहे हैं कि हमको जो है शौचालय मिलता है, हमको आवास मिलता है, हमको फ्री विद्युत कनेक्शन मिलता है, फ्री गैस कनेक्शन मिलता है, हमको खाद्यान्न मिलता है, एक से लेकर के वो जब हम उनसे बात करते हैं तो दर तो हमको याद नहीं रहता जितना उनको याद रहता है। तो उनको लगता है कि जब ये सारे काम हो रहे हैं तो ये तो पार्टियां जो बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच गई हैं उस पार्टी में वो क्यों रहे? क्योंकि वहाँ भी अच्छे लोग हैं और वो सब अच्छे लोग अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर ये अभी 4 माह पहले संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव हरिद्वार में क्यों नहीं दिखा? सीटें कम क्यों हो गई? सीटें कम होना और उसका प्रभाव, मैंने पहले भी कहा कि हमारा वोट कम नहीं हुआ। कई बार समीकरण होता है, उस समीकरण के आधार पर छोटी छोटी बातें कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। लेकिन भारतीय जो यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप में पार्टी का आधार बढ़ा ही नहीं। यदि पार्टी का आधार बढ़ता नहीं तो आप देख रहे हैं कतार लगी हुई है। जिलाध्यक्ष हैं वहाँ के, ये कोई सप्ताह अभी कल ही हम लोग सैकड़ों लगभग 500 लोगों को तो कल ज्वाइनिंग करवाई और प्रमुख लोगों के उससे पहले सप्ताह करवाया, उससे पहले सप्ताह करवाया, हजारों लोगों को तो अभी तक मैं ही ज्वाइनिंग करा चुका हूँ। तो ये जो होड़ है, यदि पार्टी मेरी कमजोर रहती तो ये होड़ कहाँ से लगती? कमजोर आदमी के साथ कभी आता है कोई?
ताकतवर के साथ ही कोई भी खड़ा होता है, और इसलिए हमारी ताकत का एहसास लोगों को हो रहा है और हम पूरी ताकत के साथ उस ताकत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं विकास के माध्यम से। तो इसलिए लोग आएंगे हमारे साथ। डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव में परिणाम आने से पहले ही हरिद्वार जिले में गुटबाजी को लेकर भी कई विधायक नाराज होकर बोलने लगे थे, तो आपको लगता है वो गुटबाजी का जो प्रेशर था या उस वक्त का जो माहौल था और आज के माहौल में कोई अंतर है? पीछे की चीजों को अब आगे लाकर फायदा क्या है? अब तो आगे की बातें करो साहब, एकजुट हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफा हो रहा है, ये बात है ना। सर, इस समय यूकेएसएससी भर्ती और विधानसभा भर्ती का भी मुद्दा है, क्या आपको लगता है हरिद्वार चुनाव में इसका कोई इफेक्ट रहने वाला है? क्योंकि वन दरोगा की जो परीक्षा में मुकदमा हुआ उसमें 5 आरोपी हरिद्वार के रहने वाले। देखिए, जो ये भर्ती प्रकरण हुआ और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिस सशक्त तरीके से कदम उठाया, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिलने वाला है। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इनकी सरकार है और जो भी गलत आदमी उसको ये उठा करके जेल में डाल रहे हैं, ये है ना, ये तो ताकत है हमारी। तो ये उसका हमको लाभ ही मिल रहा है, उसका हमको नुकसान नहीं है। तो ये थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी कि हरिद्वार में जो गुटबाजी या पुरानी बातें थी, अब वो पुरानी बातें हो गई हैं। पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और यूकेएसएससी प्रकरण में जो मुख्यमंत्री धामी का निर्णय रहा, उससे पार्टी को फायदा मिलेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग एक अनोखी पहल करने जा रहा है। राज्य में गरीब, अनाथ और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के प्रत्येक जिले में आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखरेख और खाने पीने की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और इसमें उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत में हैं या जिनके माँ बाप जो है उनसे बिछुड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को हम अपने अपने हर जिलों में एक एक हॉस्टल बना रहे हैं। उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की। नेताजी सुभाष। देहरादून के थाना डालनवाला क्षेत्र में स्थित बलबीर रोड पर एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के सिर पर बैट से हमला करके उसकी हत्या कर दी और पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस ने मौके से ही बुजुर्ग पति को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। जो डालनवाला क्षेत्र में वहाँ के पार्षदन के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि संजय कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो व्यक्ति हैं उनकी जो है अरेस्टिंग की गई है। मैम, किस तरीके से हत्या की गई थी? देखिए, प्रथम दृष्टया तो जो है उनके सर पर प्रहार करके जो है हत्या की गई है। बाकी जो है एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। फील्ड यूनिट मौके पर आई थी जिसके द्वारा जो है एविडेंस कलेक्ट किया गया है। जो डालनवाला देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी रफ्तार से बीजेपी विधायक खजान दास नाराज हो गए हैं। खजान दास का कहना है कि उनके द्वारा कई बार पत्राचार करने, अधिकारियों से बात करने और सरकार को बताने के बाद भी स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी नहीं आ रही है, जिसके चलते शहर की जनता परेशान है। इसलिए अब उनके पास धरने पर बैठने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि राजपुर विधायक खजान दास ने 15 दिन का समय देते हुए कहा कि अगर इस दौरान शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे नहीं होते हैं तो फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उनके द्वारा राजधानी देहरादून में अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का काम किया जाएगा। ये कुल मिलाकर के स्मार्ट सिटी की जो बुनियाद पहले पड़ी है, जो फाउंडेशन पहले इन लोगों ने डाली है, वही फाउंडेशन ठीक नहीं पड़ पाई और जब फाउंडेशन ठीक नहीं होती तो भवन कैसे टिक पाएगा। ये स्थिति को बार बार हम उनको अवगत करवा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जिस तीव्र गति से होना चाहिए था और जिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तहत होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और इसीलिए
बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम चौपट है। आज की स्थिति में अगर पानी आता है तो शहर में कहीं सीधे डूबने के कगार में है। ये स्थितियाँ हो जाती है, गाड़ी तैरती है। चाहे आप प्रिंस चौक में जाइए, चाहे आप यहीं पे जो हमारा दर्शनलाल चौराहा है वहाँ पे जाइए कि बरसात के दिनों में कैसी हालत होती है। इनको कह करके हम लोग थक गए हैं। आखिरकार करेंगे क्या? आखिरकार हम जनता के लोग हैं और अधिकारी भी उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको जनता की सेवा के लिए बनाया गया है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी रफ्तार पर भले ही सरकार के मंत्री और विधायक नाराज हो रहे हों, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मार्ट सिटी की सीईओ और देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि उनके द्वारा सरकार से कुछ और समय मांगा गया है, क्योंकि बरसात के चलते सड़कों पर पेच वर्क का कार्य नहीं किया जा सकता है और यही पैच वर्क का अधूरा कार्य इन दिनों जनता के लिए मुसीबत भी बन रहा है। लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होगी, सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम तेजी से किया जाएगा। सीईओ सोनिका ने कहा कि स्मार्ट सिटी के ज्यादातर काम देहरादून में पूरे हो चुके हैं, सिर्फ सड़कों से जुड़े हुए काम बचे हुए हैं जिन्हें बरसात के बाद जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मेयर साहब थे और माननीय विधायक जी थे, और जैसे कि पूर्व में भी ये आ रहा था कि कुछ काम है जो कि डिलेड चल रहे हैं, कुछ काम है जो ऑलरेडी कंप्लीशन की स्टेज में है, जैसे हमारी लाइब्रेरी हो गई, क्रश बिल्डिंग हो गई, स्मार्ट टॉयलेट सारे बन गए हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चल रही हैं। लेकिन एक दो काम इस तरह के हैं जो अटके हुए हैं, जिससे आम जनमानस को काफ़ी असुविधा हो रही है। उसी एक क्रम में कल जो बैठक हुई थी, क्योंकि बरसात का सीज़न है, हमने सर से भी टाइम मांगा था कि जैसे ये बरसात थोड़ी कम होती है तो हम अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे रोड्स पे गड्ढे हैं या जो भी असुविधा लोगों को हो रही है उसका समाधान तत्काल कर देंगे। कल और इधर मसूरी के जौनपुर ब्लॉक की पट्टी पाली गाड़ के गांव में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाने वाला दुबड़ी, जिसे दुर्गा अष्टमी का त्योहार भी कहते हैं, धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भूमि और कुलदेवता से क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों और ढोल दमाऊ की थाप ग्रामीण जमकर इस पर थिरके और स्थानीय लोगों ने बताया कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला दुबड़ी त्योहार जौनपुर का पौराणिक पर्व है और इस पर्व को मनाने की तैयारी स्वच्छता अभियान से शुरू होती है। दुबड़ी से एक दिन पूर्व गांव की सभी महिलाएं अपने घर, आंगन, पंचायती चौक और रास्तों की सामूहिक रूप से साफ सफाई करती हैं, जिसके बाद अगले दिन दोपहर के समय गांव के पुरुष और बच्चे खेतों से फसलें लाकर पंचायती चौक में जमा कर एक बड़ा गट्ठर बनाते हैं। गांव के बुजुर्ग के निर्देश पर उस फसलों के गट्ठर को 1 मीटर गहरे गड्ढे में गाड़ा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में दुबड़ी कहा जाता है। शाम के समय गाँव की सभी महिलाएं पंचायती चौक में पहुंचकर दुबड़ी की पूजा अर्चना करती हैं। तो हमारे आज दुबड़ी का त्यौहार है, ये पौराणिक टाइम से है और इसका जो इतिहास है, मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये जो दुर्गाष्टमी होती है या जो इसमें होता क्या है कि आज मतलब इसको हम पहला त्यौहार मानते हैं। और ये मेरे हिसाब से हमने तो जब हम पैदा हुए क्या जो हमने बुजुर्गों से पूछा तो कहते हैं जब गांव बसा होगा उस समय से ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार की खासियत ये है कि जब हमारी जो ये फसलें हैं, 12 अनाज जो होते हैं वो सब इकट्ठे किए जाते हैं, एक तरह का जो खड़ी फसल आज के डेट में है, और क्योंकि इसको ही पहला त्यौहार माना जाता है दुबड़ी। और अब खबरें देखते हैं उत्तराखंड की फटाफट अंदाज। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपने प्रत्याशियों की पहली सूची आज शाम तक जारी कर देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिन नामों पर विवाद नहीं है वो सूची आज ही जारी हो जाएगी। यूके SSSC पेपर लीक केस में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने भुवन कापड़ी से पूछा कि उन्हें STF की जांच पर संदेह क्यों है, वो CBI जांच क्यों चाहते हैं, इस पर 12 सितंबर तक जवाब दें। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज विधानसभा के बसगर गांव पहुंचे। यहां सौरभ ने 28 अगस्त को उत्तराखंड और यूपी सिरसा बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार के बीच पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की है। पौड़ी के बुरानसी देवार कांडा समेत दूसरे गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। गढ़वाल वन प्रभाग के DFO से मुलाकात कर ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार की चहलकदमी से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है।
गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के साथ सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे और इस मौके पर कई फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया गया। बाजपुर कोतवाली में लावारिस वाहनों की होने वाली नीलामी तकनीकी कारणों के चलते स्थगित हो गई है। 32 वाहनों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया था, लेकिन कोतवाली में होने वाली नीलामी प्रक्रिया तकनीकी कारणों के चलते स्थगित हो गई। नशा मुक्त उत्तराखंड जागरूकता कार्यक्रम के तहत पौड़ी के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज उसमें पुलिस प्रशासन की ओर से बढ़ते नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। एसएसपी देहरादून के निर्देश के बाद मसूरी कोतवाल में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक कर उन्हें नशे के रोकथाम को लेकर के रणनीति बनाई गई। वहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाए जाने को लेकर के शपथ दिलाई गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में अपनी विधानसभा सोमेश्वर के रमीला डुंगरी और नेकाना गांव में लगभग 3 करोड़ की लागत से बनने वाले स्पान स्टील गार्डर पुल का शिलान्यास किया। मंत्री ने अफसरों को जल्द से जल्द इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश दिए। फिलहाल देवभूमि के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।